Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our next lecture on themes of Dr. Foster's. As you know, we have already teach you uh, the summary of Dr. Foster's. Now we are going to start our next lecture on themes of Dr. Foster's. What are the basics and important themes in Dr. Foster's? Let's discuss. आज हम जो स्टार्ट करें वो क्या है, हमारे कौन कौन से थीम्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस ट्रेजिडी के हवाले से। डॉक्टर फॉस्टर्स जो आपको मैंने पहले बताया कि क्रिस्टोफर मार्लोव ने लिखा था, ठीक है। और एक क्रिस्टोफर मार्लोव का ही मतलब की ट्रेजिडी है जो उसने राइट की, डॉक्टर फॉस्टर्स की ट्रेजिडी। अच्छा, डॉक्टर फॉस्टर्स के बारे में मैंने समरी में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, एक सरसरी सी मुख्तसर सी बात है। अब उसमें से जो बेसिक्स इंपॉर्टेंट थीम्स हैं हम वो देख लेते हैं, वो कौन कौन से थीम्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, थीम्स जो है ना, सबसे पहला जो इसमें हम डिस्कस करते हैं वो है प्राइड प्राइड ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। जो प्राइड है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और बेसिक थीम है जो डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर पाया जाता है। डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर जो प्राइड है, उसी की वजह से ही ये ट्रेजेडी जो उसके साथ हुई, उसके अपने प्राइड की वजह से हुई थी, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर फॉस्टर्स के जो मतलब थीम है ये वाला प्राइड वाला, हम इसको ह्यूब्रिस भी कहते हैं। ह्यूब्रिस का मतलब होता है एक्सट्रीम एरोगेंस। ये प्राइड ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, इज आल्सो कॉल्ड hubris, which means extreme arrogance। अच्छा, ये जो डॉक्टर फॉस्टर्स का प्राइड है, थ्रू आउट द प्ले आप जब रीड करते हैं, थ्रू करते हैं, तो गो थ्रू करते हुए आपको ये रियलाइज होता है, बार बार होता है कि डॉक्टर फॉस्टर्स को कितना ज्यादा प्राइड था। वो अपने आप को डायमंड लाइक समझता था, अपने आप को वो डायमंड लाइक ही पार चाहता था कि मेरे पास इतनी ही ताकत हो जितनी के हमारे गॉड के पास है। तो इस तरह से वो फिर अपने ही जो गरूर के अंदर, तकब्बुर के अंदर वो आगे निकलता गया, जिसकी वजह से उसके अपने ही जो गरूर ने उसको क्या कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। फर्स्ट इज swollen बाय प्राइड, द प्राइड विच गोज बिफोर आर टॉल हिज सिंस बिकम्स हिज प्राइड। उसका जो सिन था, वो गुनाह क्या था, उसका प्राइड था। फर्स्ट सिन इज नॉट हिज प्रैक्टिस ऑफ नेक्रोमेसी। एक्चुअली जो एक्चुअल में है वो है उसका जो गुनाह था, वो जादू करना नहीं था। उसके पीछे जो उसका प्राइड था, वो उसका सबसे बड़ा गुनाह था। बट ही इज डैनियल ऑफ गॉड पावर एंड मेजेस्ट्री। और खुदा का इनकार करना, ये भी तो सबसे बड़ी बात है ना। जादू की इब्तिदा वहीं से करते हैं जब वो अल्लाह ताला के नेमतों का, अल्लाह ताला की मौजूदगी का, अल्लाह ताला की वहदानियत का, सबका वो इनकार करके फिर ही वो जादू की तरफ जाता है, ठीक है। जादू करने वाला अपने ईमान से फारिग किस तरह हो जाता है? ज़ाहिर सी बात है, वो शैतान के साथ अपना एग्रीमेंट करता है। जब शैतान से एग्रीमेंट किया है तो अल्लाह ताला को छोड़ दिया है। तो सबसे बड़ा गुनाह तो उसका पहले ही अल्लाह ताला को इनकार करना है। जब उसने इनकार किया तभी उसने किया ना। अब उसने सब कुछ छोड़ दिया, अल्लाह ताला को छोड़ दिया, उसकी इबादत छोड़ दी, सब कुछ, ज़ाहिर-सी बात फिर ही वो शैतान के आगे झुक गया। और शैतान के आगे झुकने की वज़ह से सबसे बड़ा गुनाह उसका शैतान के आगे झुकना था। His pride is the source of his damnation. All the other sins committed by him are various aspects of sins of pride. उसके जो तमाम जो गुनाह थे, ठीक है, वो जो दूसरे थे, वो किसकी वजह से हुए थे? इसी प्राइड की वजह से हुए थे। उसने जितने भी गुनाह किए, इसी अपनी प्राइड की वजह से हुए, और इसके अपने ही प्राइड की वजह से वो डैमिनेशन की तरफ चला गया, ठीक है। द प्राइड ऑफ मैन हु रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब उसका ऐसा गरूर था जो कि जो इंसान की जो ताकत है, जो उसकी लिमिटेशन है, हदूदें हैं, वो उसकी हद भी भूल जाता है। अपनी हद इंसान अपने प्राइड में भूल जाता है, ठीक है। ही हैज टू पे फॉर हिज एरोगेंस एंड प्राइड। फोस्टर्स ह्यूब्रिस वाज बिकम ही लव्ड द मटेरियलिस्टिक लाइफ। अब उस इसकी वजह से ही वो दुनिया की चमक दमक में खो गया, जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। जो दूसरा हमारे पास थीम आता है वो क्या है? क्वेस्ट फॉर नॉलेज। क्वेस्ट फॉर
नॉलेज। अब जो नॉलेज के लिए जो उसकी भूख थी, जो हवस थी उसके अंदर कि इतना नॉलेज उसके पास था ऑलरेडी, दिस इज़ आल्सो सेंट्रल थीम ऑफ द डॉक्टर फास्टस। ये एक सेंट्रल थीम है इसका, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहला प्राइड वाला इम्पोर्टेंट है, इसी तरह से ये भी इम्पोर्टेंट है, ये है सेंट्रल थीम है इसका। देखें, अगर हम गो थ्रू करें तो हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर फोस्टस ने इतनी सारी डिग्रीज ली हुई थी, उसके बावजूद भी उसकी जो भूख थी वो खत्म नहीं हो रही थी। वो अभी भी चाहता था उसके पास और इल्म है, और इल्म है। वो इल्म के तरीके से ताकत हासिल करना चाहता था, ठीक है? जिसकी वजह से वो नेक्रोमेसी तरफ की तक पहुंच गया। ही एग्जामिन्स ऑल द ऑर्थोडॉक्स ब्रांचेस ऑफ नॉलेज एंड फाइंड्स देम वांटिंग, लाइक फिलॉसफी, मेडिसिन, लॉ, ऑर्थोडॉक्स ब्रांचेस, यानी स्टडी करता है वो, ठीक है? उसके बाद after each at conclusion that they have power and knowledge but they don't have unlimited power and knowledge। अब देखें, इतना कुछ स्टडी करने के बाद उसको ये रियलाइज हुआ कि उसके पास पावर भी है, उसके पास नॉलेज भी है, लेकिन अब देखें जरा, लेकिन उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है और ना ही अनलिमिटेड नॉलेज है। वो चाहता था उसके पास अनलिमिटेड पावर हो, ठीक है, और उसके पास अनलिमिटेड नॉलेज हो। ज़ाहिर-सी बात है, सबसे ज़्यादा ताकत अल्लाह ताला के पास है और सबसे ज़्यादा नॉलेज भी अल्लाह ताला के पास है। तो वो अनलिमिटेड पावर चाहता था। जितनी इंसान के पास होती है, इंसान की हद में होती है, इंसान की लिमिट्स में होती है, वो उससे भी ज़्यादा पावर और उससे भी ज़्यादा ताकत चाहता था। जिसकी वजह से क्या हुआ, क्वेस्ट फॉर नॉलेज एंड एडुकेट अनसैटिस्फाइंग एंड इनकम्प्लीट। उसकी फिर भी जो क्वेस्ट थी, वो उसको सैटिस्फाइड, मुतमईन ना कर सकी। फाइनली ही चूज़ेस मैजिक for its promises, ठीक है, a world of profile and delight of power of honor of omnipotence। अब उसने इसको कहा पावर के बारे में, ठीक है, a world of profile and delight of power of honor of omnipotence। For 24 years he seeks experience of all kinds, however finally his knowledge brings him despair instead of freedom। अब उसके नॉलेज ने उसको क्या किया, डिस्पेयर कर दिया इंस्टेड ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की बजाय। अब उसके पास ये आया, पावर भी आई, सब कुछ आया। 24 ईयर उसने अपनी आज़ादी में गुज़ारे। 24 ईयर्स के बाद उसके साथ फिर क्या हुआ कि वो उसके जो अपना प्राइड था, उसका जो नॉलेज था, उसने उसको आज़ादी नहीं दी बल्कि उसको मायूसी की तरफ धकेल दिया। ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या होता है? क्वेस्ट फॉर पावर, क्वेस्ट फॉर पावर। अच्छा, पावर के लिए जो उसने उसकी जो क्वेस्ट थी, अब पहले हमने क्या पढ़ा? नॉलेज के लिए। अब किस चीज़ के लिए? पावर के लिए। अ डिज़ायर टू बी ओमनीपोटेंट और डेमिगॉड बिकॉज़ ऑफ दैट मिसयूज़ द पावर। अब उसने क्या किया? अ डिज़ायर, ये एक लाइन है जो डॉक्टर फोस्टर से ली गई है, ठीक है? अ डिज़ायर, अ डिज़ायर टू बी ओमनीपोटेंट और डेमिगॉड, ठीक है? बिकॉज़ बिकॉज़ ऑफ दैट, सेकंड लाइन है इसकी, दैट misuse uses the power, ठीक है? अच्छा, और इसी वजह से कि उसके अंदर जो ये चाहत थी बहुत ज़्यादा कुछ हासिल करने की, all these things his performances are far removed from his first confidence assertion that a sound magician is a demigod। Foster's power is illusory since at the each stage he depends upon Mephistopheles। अब देखो, जो उसकी पावर थी वो क्या थी? उसकी पावर जो थी ना, his power was only illusion। उसकी जो पावर थी वो सिर्फ और सिर्फ एलियन थी।
उसको लगता था ऐसा है, उसका वहम था, उसके पास नहीं थी, वो उसकी अपनी ताकत थोड़ी ना थी, वो डिपेंडेंट था किसके ऊपर, मेफिस्टोफेलिस के ऊपर। मेफिस्टोफेलिस ही उसके सारे काम करता था, मेफिस्टोफेलिस के ज़रिए से वो सब कुछ करता है, पार्ट बिलॉन्ग्स टू मेफिस्टोफेलिस, ठीक है? लूसीफर, सैटर्न, वो सैटर्न की थी, लूसीफर की थी, मेफिस्टोफेलिस की पार्ट थी, डॉक्टर फास्टस की अपनी नहीं थी। डॉक्टर फास्टस को ऐसा लगता था, एलिगेंस थी, ओनली एलिगेंस थी कि मेरे पास ताकत है, उसके पास कुछ में नहीं थी, ठीक है? अब डैमनेशन होता है हमारे पास। डैमनेशन डैमनेशन जो होता है ना, क्रिश्चियंस जो होते हैं ना, वो क्रिश्चियन प्ले में भी ये, क्योंकि ये क्रिश्चियन प्ले है, डॉक्टर फास्टस क्या है? एक क्रिश्चियन प्ले है। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन आइडियोलॉजी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन आइडियोलॉजी, क्रिश्चियन आइडियोलॉजी के मुताबिक, फर्स्ट देयर इज द आइडिया ऑफ सिन which Christianity defines as acts contrary to the will of God। ऐसा काम जो कि अल्लाह ताला की रजामंदी के खिलाफ किया जाए। क्रिश्चियनिटी में भी यही है। फॉस्टस कमिट्स व्हाट इज इन अ सेंस द अल्टीमेट सिन, ठीक है? कौन सी चीज है जो अल्टीमेट क्या है? गुनाह है। नॉट ओनली डज ही डिसोबे गॉड, उसने सिर्फ अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की, बट ही कॉन्शियसली एंड इवन eagerly renounces obedience to him, उसने कॉन्शियसली अपने होशो हवास में सैटन की फरमाबरदारी की, सैटन को ओबे किया, उसको उसकी तरफ झुक गया, चूजिंग इंस्टेड टू सर्व एलिगेंस टू द डेविल। उसने क्या किया? वो उल्टा, सिर्फ अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की उसने, फिर उसके अपोजिट अगर डायरेक्शन में हम देखें, उसने सैटन के साथ अपने आप को मनसूब किया, ठीक है? अच्छा, उसकी बैत कर ली। Each time Foster decided to remain loyal to hell rather than seek heaven। अब उसने क्या किया? वो उसने अपने आप को वफादार मुकर्रर किया, किसका? जहन्नम का, बजाय जन्नत के। In the Christian framework, this turning away from God condemning him to spend an eternity in hell। ये सब कुछ जो क्रिश्चियनिटी में भी है, जो उसने किया है, उसके लिए ही है कि वो हमेशा के लिए जहन्नम में अपनी जिंदगी गुजारे, ठीक है? ओनली एट द एंड ऑफ हिज लाइफ डज फास्टस डिसायर टू रिपेंट एंड इन द फाइनल सीन ही क्राइज आउट टू क्रिस्ट टू रिडीम हिम। अब वो आखिर, बट इट इज टू लिटिल फॉर हिम टू रिपेंट, लेकिन एट द एंड जो है ना, उसने, अब क्रिश्चियनिटी में ही, सिर्फ इस्लाम में भी, हर एक मजहब में ऐसा है कि जब इंसान तौबा करता है, सच्ची तौबा करता है, तो अल्लाह पाक उसको माफ कर देते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो क्रिश्चियनिटी के आइडियोलॉजी के हवाले से, कि भले ही जो इंसान रिपेंट करता है उसको माफ कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, बेशक कर दिया जाता है, लेकिन ये क्या, 24 साल उसको ख्याल ना आया, 24 साल जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था उसके ऊपर कायम रहा। जब एट द एंड वो मरने वाला है, तब उसने कहा कि अब मुझे माफ कर दो। और उसने गुनाह भी ऐसा किया था कि, मतलब अल्लाह ताला के, वो शिर्क किया था ना उसने, ठीक है? अल्लाह ताला के खिलाफ उसने नाफरमानी करके फिर वो शैतान की तरफ झुक गया था, शैतान का, सैटन को अपनी रूह दे दी, उसने बेच दी, मुआहिदा कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया। हालांकि गुड एंड बैड एंजल्स का आप सीन देख लें, एंड ओल्ड मैन का सीन देख लें, और इसी ब्लड फ्रीजिंग का सीन देख लें, उसको बारहा याद दिलाया गया, लेकिन फिर भी उसने ना सुनी किसी की भी, जिसकी वजह से, और एट द एंड उसको ख्याल आया कि अब मेरी रूह को ले जाने का वक्त आ गया, अब रिडेम्पशन का वक्त खत्म हो गया। तो फिर उस वक्त रिपेंट करना नहीं मायने रखता, फिर उसको इसीलिए माफ नहीं किया गया था। उसने जो गुनाह किया था, सिर्फ इतना सा नहीं किया था कि अल्लाह ताला की नाफरमानी की, बल्कि उसने सैटन को ओबे भी किया था, जिसकी वजह से उसको माफी नहीं मिली, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है इसका नेक्स्ट, जो इसका मेन मतलब थीम है, ठीक है? सेकंड लास्ट, पावर एज अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस। पावर, अच्छा, पावर एज अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस। करप्टिंग इन्फ्लुएंस, अच्छा, पावर यूनिवर्सल थीम है ये एक, ठीक है? यूनिवर्सल थीम है। अच्छा, अब पावर करप्ट्स एंड अब्सोल्यूट पावर करप्ट्स अब्सोल्यूटली।
ये लाइन है, कोटेशन के तौर पे आप यूज कर सकते हैं इसको। पावर corrupts and absolute power corrupts absolutely। अच्छा, अब जो ये वाला है हमारा थीम फोर, सिंस फर्स्ट एक्चुअली गेन्स द प्रैक्टिकली लिमिटलेस पावर, उसने प्रैक्टिकली तो हासिल कर ली थी लिमिटलेस पावर, दैट ही सो डिजायर, जिसकी उसे बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी। However, his horizon seems to narrow, though he all the word power, but he don't know to what to do with these power। ठीक है, उसने पावर तो हासिल कर ली थी, ठीक है, उसने किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी को हंसाया, किसी को किसी से प्राइज लिए, कुछ भी किया उसने, ठीक है, उसको मिल गई। लेकिन एट द एंड जब उसको मिल गई पावर, लिमिटलेस पावर मिल गई, तो उसको ये समझ ना आया कि इस पावर से करना क्या है, इस पावर से क्या करे वो। ठीक है, पावर में क्या होता है, करप्टिंग इन्फ्लुएंस होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा लास्ट जो है थीम है वो है द डिवाइडेड नेचर ऑफ मैन, द डिवाइडेड नेचर ऑफ मैन है। ठीक है, द डिवाइडेड नेचर ऑफ मैन। ठीक है, अच्छा, द डिवाइडेड नेचर ऑफ मैन क्या है यहाँ पे, डॉक्टर फोस्टस इज पार्टली गुड एंड पार्टली बैड, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन हिम। अब यहाँ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है डॉक्टर फोस्टस के अंदर, कभी वो अच्छा बनने कोशिश बन जाता है, कभी वो बुरा बन जाता है। तो वो किस तरह नजर आता है, जब इंसान किसी बुराई की तरफ जा रहा होता है, जिसको हम कहते हैं जमीर, हमारा जमीर हमें कहता है ये गलत है, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे अंदर आवाज आ रही होती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आप गलत वे पे जा रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। डॉक्टर फॉस्टर्स को भी रोका जाता है, आपने देखा होगा कि जब आप प्ले पढ़ेंगे, आपने प्ले पढ़ा है तो आपको नजर आएगा वहां पे गुड एंजल और बैड एंजल का तस्करा है, वहां पे जो सीन है वो उसमें रियलाइज कराया गया है कि गुड एंजल, उसके अंदर की आवाज है वो उसको बता रही है कि आप जो है ना गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं पे बैड एंजल दिखाया जाता है कि वो कहता है नहीं नहीं आप सही कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पे जो बात होती है, वहां पे दूसरी बात यहाँ पे ये भी होती है, एन ओल्ड मैन का तस्वर देखना, जब ओल्ड मैन आता है तब भी उसको फील होता है, और जब कभी कभी वो मिस्टर कुछ ऐसी बातें करता है जिसकी वजह से उसको रियलाइज होता है वो गलत जा रहा है, फिर उसको मिस्टर मनोरंजन करके वो किसी शैतानी मतलब बदरूहों को बुला के वो फिर नाच गाना दिखा के उसको खुश कर देता है, उसको कहता है कि नहीं नहीं आप सही कर रहे हो। ठीक है, तो उसका माइंड चेंज कर देता है। अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, as good angels come and represents good nature, यानी good angel जो क्या करते represents his good nature, and bad angel represents his bad nature। when he cuts his arm, जब वो अपने बाजू को काट लेता है, and starts to wrote a pact with Lucifer his blood, जो उसका खून क्या होता है, फिर हिज ब्लड फ्रीज, उसका खून क्या होता है, ये जम जाता है। ये इस बात को सिंबलाइज करता है कि उसका उसके अंदर रेजिस्टेंस है, उसके अंदर रेजिस्टेंस है अगेंस्ट हिज इविल एक्ट, उसके इविल एक्ट के खिलाफ उसके अंदर रेजिस्टेंस है। वो शैतान से पावर सिर्फ नॉलेज हासिल करने के लिए हासिल करते हैं, लेकिन वो इससे कुछ भी नहीं कर सकता, वो इस नॉलेज से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इंसान के अंदर, इंसान की ये नेचर है, डिवाइडेड नेचर क्या है, कभी वो अच्छा बनना चाहता है, कभी वो बुरा बनना चाहता है। आज का हमारा लेक्चर डॉक्टर फोस्टस के थीम्स के ऊपर था, जो कि खत्म हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।